हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जिगर शुक्ला और आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये टॉपिक 10th महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा। साइंस 2 चैप्टर 1। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं, हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसमिशन ऑफ समथिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। अब बायोलॉजी में हम लोग समथिंग मतलब हम बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की ही बात करेंगे। वैसे तो अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें घड़ी दी है तो वो भी तुम्हारी हेरिडिटी हुई, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स की ही बात करेंगे जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। इवोल्यूशन क्या है? नाउ जब भी के थ्रू नए ऑफस्प्रिंग एग्जिस्टेंस में आते हैं तब वहाँ पर कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं। उसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग हैं उसमें कुछ कैरेक्टर्स अलग होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते होते ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो स्पेशी इवॉल्व होती है और कभी कभी नई स्पेशी भी एग्जिस्टेंस में आती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवोल्यूशन बोलेंगे। चलिए तो आगे जाते हैं चैप्टर में। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि 1901 में ह्यूगो डी व्रिस ने सबसे पहले ये बताया कि जो सडन चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, बायोलॉजी में, वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं। फिर 1902 में जो वॉल्टर और सटन ने ऑब्जर्व किया कि भाई क्रोमोसोम्स नाम की कोई चीज़ होती है सेल्स में। उन्होंने ग्रास ओपर का सेल लिया था उस टाइम पे चेक करने के लिए और पहले किसी को पता नहीं था इससे, यानी क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया भाई, तो 1902 में वॉल्टर और सटन ने ऑब्जर्व किया था वो। फिर 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलियोर। उन्होंने प्रूव किया कि वायरस को छोड़ के बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो, उनके सेल के न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। फिर 1961 में फ्रेंच साइंटिस्ट थे फ्रैंकोइस जैकब और जैक मोनेल। उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था प्रोटीन सिंथेसिस का, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टू द लेटर पार्ट, कि किस तरह से डीएनए एमआरएनए की हेल्प से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, राइबोसोम वगैरह होता है उसमें इन्वॉल्व, तो वो कैसे होता है। वो बैक्टीरिया की सेल से उन्होंने उसका एक मॉडल बनाया था। तो उसकी वजह से एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी ब्रांच ओपन हो गई है। आजकल हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं कि भाई जेनेटिकली भी मॉडिफाई कर रहे हैं वो लोग वायरस को फॉर प्रिपेयरिंग अ वैक्सीन। ये कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ जो अभी बहुत चर्चे में है और हम सब लोग पिछले 2-3 महीने से घर में बैठे हुए हैं उसकी वजह से। खैर, तो आगे जाते हैं। पहले कुछ बेसिक्स चीज़ें बता देता हूँ जो टर्म्स यूज़ करेंगे वो। तो ये एक टाइपिकल सेल है जिसके और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी उसकी, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। डीएनए जब कंडेंस होता है, कंडेंस यानी ऐसा समेट कर, ऐसा देखो ये कैसे यहाँ पर है, ये समेटा हुआ सा, सिमटा हुआ सा, तो क्रोमोसोम बोलते हैं उसको। कंडेंस हो जाता है वो, जब डीएनए कंडेंस होता है तो वो क्रोमोसोम का शेप ले लेता है। और क्रोमोसोम्स के टाइप वगैरह हमने ऑलरेडी 9th में डिस्कस कर रखे हैं। और ये जो डीएनए की चेन है, ये पूरी की पूरी जो है ये डीएनए की चेन है। और ये इसका एक हिस्सा, डीएनए का एक स्पेसिफिक हिस्सा जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं जीन। यानी डीएनए अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है जो अलग अलग बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स को और फंक्शन को कंट्रोल करता है। उस एक पार्ट को, उस एक हिस्से को हम लोग जीन बोलते हैं। तो आई होप कि तुम्हें जो टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं वो समझ गए, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, ये 3 में समझाना चाहता था यहाँ पे। तो टॉपिक पे आते हैं वापस, हेरिडिटी के आते हैं। तो हेरिडिटी इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग वाया जीन। ये जीन क्या है? तो सेक्शन ऑफ डीएनए, हमने अभी भी पढ़ा, जो कि क्रोमोसोम्स में होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रेजेंट होती है? तो कि सेक्स सेल्स में होती है जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में लिंक बनाते हैं। अच्छा, ये सेक्स सेल्स वगैरह क्या होता है ये वैसे तो हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले, लेकिन मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप के सेल हो सकते हैं। सोमैटिक सेल मतलब स्पेशलाइज्ड सेल, एग्जांपल के लिए देखें तो नर्व सेल जो वो एक सोमैटिक सेल है। फिर स्किन सेल जो रहेगा हमारा वो एक सोमैटिक सेल है। फिर दूसरे टाइप के होते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जो अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब उससे किसी भी तरह के दूसरे सेल बनाए जा सकते हैं।
जैसे अगर हमारी स्किन पे कुछ लग जाता है तो वहाँ पे दूसरी स्किन आ जाती है, तो वहाँ पे स्टेम सेल जो वो आगे जमा होते हैं और वो स्किन सेल उससे बन जाती है, ठीक है। और तीसरे टाइप के होते हैं वो है सेक्स सेल्स, इनको हम गैमेट्स भी बोलते हैं। सेक्स सेल्स सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं, उसका दूसरा कोई पर्पज़ नहीं है। तो जो सेक्स सेल से ही नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी एक जो सेक्स सेल्स भी दो तरह के होते हैं, मेल और फीमेल, यानी मेल की बॉडी से एक सेक्स सेल आएगा, फीमेल की बॉडी से एक सेल, वो दोनों मिलेंगे तो एक पूरा सेल बन जाएगा। क्योंकि वो सेक्स सेल जो वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मतलब उसमें 23 मेल से 23 फीमेल से आके मिलते हैं, तब 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और वो जो सेल है बाद में सेल डिवीजन में जा कर के धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इन केस ऑफ ह्यूमन ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म यानी कि एक बेबी जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से वो लिंक करता है, इसलिए जो बच्चा है वो पेरेंट्स के जैसा दिखता है। तो कभी अब बेबी एग्जैक्टली पेरेंट्स के जैसा नहीं दिखता, उसमें कुछ चेंजेस भी होता है, तो उन चेंजेस को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन या हेरिडिटरी चेंजेस। देखो माइनर चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस बड़े भी हो सकते हैं। अब जरा प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म को मिलते हैं वो उसको डीएनए में कोडिंग होता है, उसका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए में होता है। लेकिन डीएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता उसको प्रोटीन बनाने के, और प्रोटीन बनाने का जो पूरा सामान है वो बाहर है, राइबोसोम, जहाँ पे प्रोटीन फैक्ट्री जो बोलते हैं वो राइबोसोम है, तो वो बाहर मतलब साइटोप्लाज्म में है। इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं पहले, बाद में इसको समझते हैं आगे। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. तो आई होप जो वीडियो आपने देखा वो आपको अच्छे से समझा है। तो अभी हम वो वीडियो को ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। तो पहले जो ये मैंने यहाँ पर इनको इस तरह से लिखा है ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। प्रोसेस आपको वीडियो से समझ गया है, और अब यहाँ पे मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डाला है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हैं ये। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है उसको हम सेंट्रल डॉग्मा बोलते हैं, सिंपल है, विच इज़ कैरिड बाय डीएनए थ्रू आरएनए, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। आपने वीडियो में देखा था जब डीएनए
स्विच ऑन हुआ था और वो स्प्लिट हुआ था। स्प्लिट हो करके आरएनए पॉलीमरेज से अटैच हो गया और बाद में जो फ्री बेसिस थे उससे एमआरएनए बन रहा था। तो वो जो प्रोसेस है एमआरएनए के बनने की, उस प्रोसेस को भी बोलते हैं, यानी कि द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग एमआरएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एमआरएनए जो बना उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्ट। बेसिकली मैसेज को कोड किया है, कोडिंग ऑफ मैसेज, सिंपल। डीएनए ने वो मैसेज किसको दे दिया? आरएनए को दे दिया, इसीलिए उसको मैसेंजर आरएनए बोलता है, अपना पोस्टमैन है। फिर वो न्यूक्लियस से बाहर आया था, है ना, बाहर आके वो किससे अटैच हो गया था? राइबोसोम से अटैच हो गया था। अब वहाँ पर क्या है तो देखते हैं भी ट्रिपलेट कोडोन का रोल कैसे है। तो एमआरएनए जो बाहर आया न्यूक्लियस से, साइटोप्लाज्म में आया और उसके ऊपर कोडेड मैसेज है। किसके लिए वो मैसेज? अमीनो एसिड्स के लिए, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड जो है वो जुड़े हुए होते हैं टी आरएनए से, यानी कि ट्रांसफर आरएनए से जुड़े हुए होते हैं। और हर एक टी आरएनए के पास अपना एक एंटी कोडॉन होता है, और जो एमआरएनए उसके पास में कोडॉन है। तो ये जो तीन तीन के ग्रुप होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन ऑन एमआरएनए। एमआरएनए वाले कोडॉन है, ध्यान रखना। और जो टीआरएनए पे होंगे वो एंटी कोडॉन है, वो भी आगे आएगा। तो ट्रांसलेशन कैसे होता है? जो एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ गया है वहाँ पर टीआरएनए आकर के अपने एंटी कोडॉन जो है वो अटैच करता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एमआरएनए के कोडॉन से। और फिर जो अमीनो एसिड की चेन बन रही थी, वो वीडियो में ध्यान दिया होगा तुमने, तो वो चेन वहाँ पर बनती जाती है और वो तीन तीन के ग्रुप में चलते जाता है आगे, ऐसे ऐसे तीन तीन के सीक्वेंस में, ट्रिपलेट के गैप में वो चलते जाता है। तो ये जो मूवमेंट है उसको हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और जो वो लग के उसको डिसाइफर करता है, कौन डिसाइफर करता है? टीआरएनए एमआरएनए से लगकर जो डिसाइफर करता है, उस प्रोसेस, डिसाइफरिंग की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांसलोकेशन भी हो गया। तो जो ट्रिपलेट कोडोन जो एट अ डिस्टेंस, जब भी एमआरएनए मूव करता है विद अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडोन, इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस में अमीनो एसिड की लंबी लंबी चेन्स बनती है और वो लंबी चेन ही फोल्ड होकर के प्रोटीन बनाती है, जो किसी फंक्शन को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए प्रोसेस को थोड़ा, ये शॉर्टकट प्रोसेस है जो हमको एक जस्ट एक आइडिया देने के लिए बताई थी कि किस तरह से वो प्रोटीन बनता है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और उसमें डीएनए का क्या रोल है। क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार डीएनए पढ़ रहे हैं, तो आखिर वो होता कैसे, तो उसका एक आइडिया देने के लिए था ये। चलिए तो आगे जाते हैं। इवोल्यूशन क्या है? ऑलरेडी वैसे तो बात करी है हमने। तो ग्रेजुअल चेंजेस जो होते हैं उसकी वजह से जब न्यू स्पीशी प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम लोग इस प्रोसेस को इवोल्यूशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया कि एक रेप्टाइल था, टेरोसोरस। ये इवॉल्व होते होते ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्लाइंग रेप्टाइल में बदल गया। सेम वे में ह्यूमन, पहले चिंपैंजी था, तो चिंपैंजी इवॉल्व होते होते धीरे धीरे नए स्पीशीज में बदल गया, ह्यूमंस में। होमो सेपियन बोलते हैं हम लोगों को वैसे। फिर डार्विन ने कोई थियरी दिया था इवोल्यूशन तो समझ में आया। अब इसके अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के हम थियरी पढ़ते हैं ज़रा। तो पहला थियरी है वो डार्विन का है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। ये क्या बोला डार्विन कि भाई एक पॉपुलेशन में नेचुरल वेरिएशन होते रहता है। ठीक है, कुछ फेवरेबल होते हैं, कुछ अनफेवरेबल होते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर स्पेशी की जो नंबर रहेगा ऑन अर्थ एक एनवायरनमेंट में, वो फेयरली कांस्टेंट रहता है, यानी ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, वो नेचर उसको बैलेंस आउट कर देता है हमेशा। तो ये जो स्ट्रगल है सर्वाइवल की, इसमें जो फेवरेबल चेंजेस जिस भी ऑर्गेनिज्म के साथ हुए होंगे एक ही स्पेशी के, वो तो बच जाएंगे, और जिसके अनफेवरेबल चेंजेस हुए होंगे वो नहीं बच पाएंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। समझो एक फॉरेस्ट एरिया है और एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें हमने कुछ बीटल्स हैं वहाँ पर। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में 2 तरह के बीटल्स हैं। एक रेड बीटल है, और रेड बीटल के जो ऑफ स्प्रिंग है म्यूटेशन की वजह से समझो ग्रीन हो गए वो बीटल। ठीक है, रेड बीटल कैसे हो गए? ग्रीन हो गए म्यूटेशन की वजह से। अब रेड बीटल के जो ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ पर नंबर है ही, रेड बीटल ऑलरेडी बहुत सारे हैं ही। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन को, हमारे ये जो सिचुएशन है, सिनेरियो को ज़रा ऑब्जर्व करता है। तो जो रेड बीटल है उनके एक कुछ ऑफ स्प्रिंग जो है वो म्यूटेशन की वजह से समझो ग्रीन हो गए, एक फॉरेस्ट एरिया में ग्रीन हो गए। अब देखो ग्रीन जो हैं बीटल्स, उनको जो बर्ड्स वगैरह वो जल्दी देख नहीं पाएंगे, उनके जो प्रेडेटर्स हैं वो उनको जल्दी से स्पॉट नहीं कर पाएंगे, तो उनका शिकार बन पाना, उनका प्रे बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनको वो बच जाएंगे। लेकिन जो रेड बीटल्स है वो दूर से दिख जाएंगे पत्तों के ऊपर, जब वो ग्रीन पत्ते रहेंगे ना तो उसके ऊपर वो दूर से दिख जाएंगे, तो प्रेडेटर्स के लिए उनको स्पॉट कर पाना आसान रहेगा और वो उनको खा जाएंगे।
तो इससे क्या समझा, इससे ये समझा कि जो म्यूटेशनल चेंज हुआ आपकी बार, जो रेड बीटल से जो ग्रीन बीटल्स आए, तो ग्रीन बीटल, ये जो ग्रीन कलर है वो एक फेवरेबल चेंज है, जिसकी वजह से अब ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगी और रेड बीटल्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी। समझ में आया? तो यही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जिसका चेंज फेवरेबल होता है और वही ट्रेड फिर आगे ट्रांसफर होता है। एक टाइम आएगा शायद जब रेड बीटल्स एग्जिस्टेंस से ख़त्म ही हो जाएंगे और उस फॉरेस्ट एरिया में सिर्फ हमको ग्रीन बीटल्स ही दिखेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए इस थियरी को हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोलते हैं, या इसको नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन थियरी। तो ये नाम याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है यार। तो ये जो वेरिएशन है ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं। देखो हमने तो अभी यहाँ पे शॉर्ट स्पैन वाला सिनेरियो लिया और एक ही चेंज देखा, जबकि इवोल्यूशन का प्रोग्रेस जो है वो हमेशा चलता रहता है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा प्रोसेस चलती रहेगी। तो जब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है, मिलियन ऑफ ईयर्स जब हो जाते हैं, तब नया स्पेशी जो है वो फॉर्म होता है। हो सकता है बाद में वो जो ग्रीन बीटल का स्पेशी है वो रेड बीटल के स्पेशी से मैच ही ना करे, फिर वो आपस में रिप्रोड्यूस ना कर पाए, तो वो दोनों अलग स्पेशी बन जाएंगे। चलो आगे जाते हैं। ऑब्जेक्शन लिए फिर कुछ लोगों ने, बोले डार्विन का थियरी भाई बराबर नहीं है, देखो हमारा कुछ सुनो। तो ऑब्जेक्शन क्या है? पहला ऑब्जेक्शन बोला कि भाई खाली नेचुरल सिलेक्शन थोड़ी होगा फैक्टर इवोल्यूशन के लिए, और भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे म्यूटेशन है फॉर एग्जांपल, है ना, म्यूटेशन भी तो एक फैक्टर है। डार्विन ने ये मेंशन नहीं किया कि भाई यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन का क्या होगा। ये थियरी किसने दिया था? लेमार्क ने बोला है कि यूजफुल ऑर्गन जो हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं और जो यूजलेस ऑर्गन होते हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाता है। इसके बारे में डार्विन ने बात ही नहीं किया। तीसरा ऑब्जेक्शन था कि भाई जो एक्सप्लेनेशन थी सडन चेंजेस वो म्यूटेशन की वजह से होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से होते हैं। जो स्लो चेंजेस होते हैं, स्लो चेंजेस जो हैं वो यूजफुलनेस या यूजलेसनेस की वजह से होता है, उनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। तो इस वजह से ये कुछ ऑब्जेक्शंस हैं डार्विन की थियरी के, तो ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। लेमार्किज्म, अब लेमार्किज्म क्या बोलता है? ये काफ़ी सिंपल सा है कि भाई अगर तुम अपना ऑर्गन यूज़ करोगे कोई तो वो इम्प्रूव होएगा, और अगर कोई ऑर्गन यूज़ नहीं करोगे तो वो ऑर्गन धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा है। इसको सॉफ्ट इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। इसके भी ऑब्जेक्शंस हैं बट अपने सिलेबस में नहीं डाले उन्होंने। तो कुछ जैसे कि इन्होंने ये जिराफ के बारे में बात करी, तो जिराफ पहले देखो जेब्रा की तरह होता था, छोटी गर्दन, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए गर्दन उठाता गया, जैसे उसकी गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, सेम वे में ये ऐसा मानते थे कि जो डक है उनको पहले वेब नहीं हुआ करते थे, वो एक फ्लाइंग बर्ड था, लेकिन वो पानी में रहने की वजह से उसको वेब डेवलप हो गई धीरे धीरे। सेम वे में अभी डिसयूज, ये तो सारे, ये दोनों तो यूज़फुलनेस की वजह से वो इम्प्रूव हुए, उनके जो ऑर्गन्स है वो। जैसे ये ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का उन्होंने बताया कि वो पहले उड़ता था, लेकिन बाद में जब उसको खाना वाना ज़मीन पे मिलने लगा तो उसने उड़ना बंद कर दिया, तो इस वजह से उसके जो विंग्स थे वो कमज़ोर हो गए और फिर वो उड़ नहीं पाया। तो ये यूज़लेसनेस का एक एग्जांपल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिए थे उन्होंने। वैसे ह्यूमन में टेल बोन भी एक ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं। चलिए आगे जाते हैं। हम पर इनकी थियरी को नहीं मानते। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है वो है थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्या बोलती है कि भाई सबसे पहले तो ऑर्गेनिक मटेरियल बना होगा। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जिससे प्रोटोप्लाज्म वगैरह बन सकता है, जिससे ऑर्गेनिक मैटर बन सकता है। ठीक है, तो पहले ऑर्गेनिक मैटर बना और फिर ऑर्गेनिक मैटर से प्रोटोप्लाज्म बना। फिर प्रोटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फिर उस ऑर्गेनिक मैटर से बना। प्रोटोप्लाज्म क्या है? बेसिकली द मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अप अ सेल। ठीक है, उससे बाद में सेल ऑर्गेनेल बनने शुरू हुए और सेल जो और कॉम्प्लेक्स होने लगा, फिर धीरे धीरे वो सेल जो यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म बनने लगे, फिर लार्जर ऑर्गेनिज्म बनने लगे। और ये सब होने में कम से कम 3 बिलियन ईयर्स लगे होंगे। ये हमारे ऐसे, हम ऐसा मानते हैं इसको। दीज चेंजेस और मल्टी डिमेंशनल, ये जो चेंजेस थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे और इस वजह से अलग अलग टाइप के स्पेशीज़ जो हैं वो हम देख पा रहे हैं आज इस दुनिया में। कुछ उड़ते हैं, देखो, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैं। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के स्पेशीज़ हैं वो अलग अलग डिमेंशन में हुए, इस वजह से इतने सारे स्पेशीज़ हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम सबके जो एंसेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं यूनिसेल्युलर ही थे, यानी हम सब एक सिंगल सेल से हमने अपनी लाइफ शुरू की थी। तो जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, फ्रॉम एंसेस्टर्स टू द राइट नाउ लाइक डिफरेंट स्पेशीज़, इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है,
इवोल्यूशन की 2-3 वैसे डेफिनेशन आ गई हमारे पास अब तो। बोलते हैं कि भाई चलो इवोल्यूशन हुआ, सही बात, तुमको कैसे पता, हम तो थे नहीं उस टाइम पे। तो बोले एविडेंस है हमारे पास, तो हम अभी एविडेंस चेक करेंगे कि इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ था और हम क्यों मानते हैं कि ऐसा हुआ था। तो पहला मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब कि अपीयरेंस से मैं देखो, पोजीशन ऑफ आइज और नोज़, देखो हमेशा नोज़ जो है बिटवीन आइज होता है। जितने ऑर्गेनिज्म है देख लो आसपास, फोटो ले लो, तो ज़्यादा करके जो है उनको देखो कि उनकी जो फिर माउथ का पोजीशन नोज़ के नीचे होता है, ईयर्स का पोजीशन जस्ट बिहाइंड द ईयर होता है। तो ये जो अपीयरेंस है, ये जो सेम सिमिलैरिटीज़ हैं, ये सब ये हिंट देती है कि भाई हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। यानी हम सब ने अपनी लाइफ वैसे ही शुरू की, जो थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट में लिखा हुआ है ये उसको सपोर्ट करता है, इसलिए एविडेंस है उसका। फिर बोलता है एनाटॉमिकल एविडेंस, दूसरा एविडेंस है वो एनाटॉमिकल एविडेंस है। इसके तो देखो ह्यूमन हैंड है, एक कैट का फुट है, वेल का फिन है और बैट का विंग है। ये सब की एनाटॉमी देखो सेम है। एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, जो हड्डी का स्ट्रक्चर है ना वो देखो लगभग मोर और लेस सेम है। उनके जो पार्ट्स है, कहाँ से जॉइंट्स हैं, कहाँ से फ्लेक्सिबल होगा, वो सब सेम है, लेकिन इनका फंक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है, अपीयरेंस कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये भी ये सजेस्ट करता है कि भाई इनके काम अलग अलग होने के बाद भी, ये दिखते हैं अलग अलग होने के बाद भी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। तो ये भी ये सजेस्ट करता है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो कहीं ना कहीं कॉमन रहे होंगे। फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, तो ये साबित करते हैं कि भाई हमारी टेल बोन है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, है ना। फिर अपेंडिक्स है हमको, अपेंडिक्स जो है वो अब नहीं है, अब लोगों को नहीं होता है वो, मतलब ऐसे ऑर्गन तो है बट उसका यूज़ कुछ नहीं है, क्योंकि हम कुक्ड फूड खाते हैं, अभी हम कच्चा खाना नहीं खाते इस वजह से। फिर विजडम टीथ हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब ऐसे ऑर्गन जो यूजलेसनेस की वजह से, जिसको हम डिसयूज़ करते हैं, जब हम यूज़ करना बंद कर देते हैं तो वो ऑर्गन धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। तो ऐसे ऑर्गन्स बॉडी में ये प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं हम दूसरे स्पेशी से ये नए स्पेशी बने हैं, ठीक है। यानी कि एंसेस्टर जो हमने कॉमन शेयर किए होंगे, ये भी उसको सपोर्ट करता है। फिर पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। पेलियोंटोलॉजी होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। पेलियोंटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब फॉसिल क्या है? फॉसिल मतलब जब कोई जानवर पास्ट में मर गया होगा तो उसकी जो डेड बॉडी है वो ज़मीन के नीचे जो है वो रही होगी, और जब हम खोद के उसको निकालते हैं, जो रिमेन्स होंगे उसके हड्डियाँ वगैरह जो भी, उसको हम फॉसिल बोलेंगे। यानी कि द रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स हु हैड डाइड इन द पास्ट, सिंपल। तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम पैलियोंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो पैलियोंटोलॉजी में हमको पता चलता है कि भाई सबसे पहले ना इस अर्थ पे अबाउट 400 to 600 मिलियन ईयर्स अगो ट्रिलोबाइट थे। ये ट्रिलोबाइट देखो, इधर डायनासोर का इधर पे मैंने फोटो डाला, ये मैं इस कर्सर ले जा रहा हूँ, देख लो ये वाला, ये एलियन जैसा दिख रहा है वो। उसके बाद डायनासोर्स आए अबाउट 250 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद में आए एमोनाइट अबाउट 180 मिलियन ईयर अगो। तो हमको ये टाइम पीरियड कैसे पता चला कि कौन कितना पहले आया है, पहले ये आया था कि ये आया? उसके लिए एक मेथड है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्बन डेटिंग मेथड। होता क्या है कि C14 जो है ना, पहले एक फैक्ट जान लेते हैं। कार्बन 14, कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 14 जो है वो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव है मतलब वो डीके होता है। ये डीके होता है मतलब क्या है, हमने 9th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो बता देता हूँ। डीके होता है मतलब ये एटम टूट कर सिंपलर एटम से बनाएगा। बेसिकली कार्बन 14 जो है वो सड़ेगा, ठीक है, तो वो बॉडी वो सड़ता है। ये एक फैक्ट पहले समझ लो। अब जब एक ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, न्यूट्रिशन के लिए कंटिन्यूसली कार्बन कंज्यूम करता है। हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें कार्बन होता है, ये हमने ऑलरेडी पता है हमको। अर्थ की जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है। तो वो C14 अगर सड़ता भी है तो वो रिस्टोर हो जाता है वापस, क्योंकि हम खा रहे हैं उसको बाहर से, ठीक है। लेकिन एक बार वो ऑर्गेनिज्म मर जाए तो फिर उसका कंजम्पशन रुक जाएगा, फिर वो खाना मरने के बाद थोड़ी कोई खाना खाता है। तो कार्बन 14 का डीकेइंग तो चालू रहता है, पर कार्बन 12 डीके नहीं होता है। तो इस वजह से कार्बन 14 जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, कार्बन 14 का क्वांटिटी उस बॉडी में से कम होता जाएगा। तो कार्बन 14 का क्वांटिटी हम कार्बन 12 के साथ मैच करके रेशो निकालते हैं और देखते हैं कि अगर कार्बन 14 ज़्यादा कम है 12 से, इसका मतलब उसको मरे हुए ज़्यादा टाइम हो गया। अगर वो रेशो अगर कार्बन 14 का जो क्वांटिटी है वो कार्बन 12 के कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है, या वो रेशो जो है अगर बड़ा नंबर आता है, तब हम बोलते हैं कि भाई उसको मरे हुए कम ही टाइम हुआ है। तो ऐसे हम टाइम पीरियड का एक एस्टिमेट निकालते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं ऐसे। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। आई होप आपको समझाओ।
नेक्स्ट प्रूफ है वो है कनेक्टिंग लिंक्स, कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो दो अलग अलग फाइला से कनेक्ट करते हैं, जैसे लंग फिश है। तो ये फिशेस और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्शन है। देखो ये पानी में भी रह सकती है और ये रेप्टाइल की तरह ज़मीन पे भी चलती है। ये इसको लंग्स होता है ये फिश को, इसलिए इसको बोलते हैं लंग फिश। फिर बैट्स हैं, बैट्स देखो वो उड़ते हैं, तो वैसे तो एव्स के अंदर आने चाहिए, लेकिन उसको हम क्लासीफाई करते हैं मैमल्स में, क्योंकि वो दूध वगैरह पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो अंडे नहीं देते हैं। प्रूफ्स ऑफ इवोल्यूशन। फिर नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जो एम्ब्रियोज है वो भी काफ़ी सिमिलर होते हैं। यहाँ पे मैंने फोटो लिए, देखो फिश का, टॉर्टोइस, चिक, रैबिट और मैन, इन सब के जो फर्स्ट स्टेज है वो देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, अपीयरेंस सेम दिख रहा है। फिर जैसे जैसे वो डेवलप होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग दिखना शुरू होता है, लेकिन फिर भी देख लो रैबिट का तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है। तो ये प्रूफ क्या बताता है अपने को, ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर्स कॉमन रहे हैं और जो थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो बराबर है। चलिए, स्पेसिएशन एक छोटा सा टॉपिक है कि भाई जब भी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें से नए स्पेशीज डेवलप होते हैं एग्जिस्टिंग स्पेशीज से ही, उसको हम बोलते हैं स्पेसिएशन, ठीक है, थ्रू इवोल्यूशन। ऑब्वियसली इवोल्यूशन के थ्रू नए स्पेशीज बनते हैं। अब इसके रीजंस क्या है, स्पेसिएशन क्यों होता है? तो भाई जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो सकता है। ये हमने अभी एग्जांपल लिया था बीटल्स का, कि वो फॉरेस्ट एरिया में जो हमने वो बीटल्स छोड़ दिए थे और जो रेड बीटल थे वो वहाँ से ख़त्म हो गए थे कम्प्लीटली, और ग्रीन बीटल्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ पे सर्वाइवल। तो एक तरह से बाद में अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे तो जो रेड बीटल का स्पेशी है दैट वुड हैव बीन कम्प्लीटली एलिमिनेटेड, और जो ग्रीन बीटल्स का जो स्पेशी है दैट वुड बी कंटिन्यू इन एग्जिस्टेंस। तो वो स्पेशी धीरे धीरे अलग ही बन गया फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकती है, सिर्फ चांस है, यानी कि म्यूटेशन बोल सकते हैं इसको। म्यूटेशन की वजह से भी कभी कभी नए स्पेशीज बनते हैं, और वेरिएशन ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, और कभी कभी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन एक्यूमुलेट होकर नए स्पेशीज बनते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ये टेबल बनाई है मैंने, मेरे एक स्टूडेंट ने हेल्प किया था एक्चुअली मुझे ये बनाने के लिए। तो इससे जो ह्यूमन इवोल्यूशन है काफ़ी आसान हो जाता है समझने के लिए सिलेबस के हिसाब से। तो 7 करोड़ ईयर्स अगो अप्रॉक्सीमेटली जब डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, तो लिमर्स लाइक एनिमल्स हुआ करते थे जिन्होंने अपनी उनकी जो टेल है वो लूज़ कर दी, और उससे एप लाइक एनिमल जो है वो 4 करोड़ ईयर अगो जो है वो बन गए उनसे। लिमर्स लाइक एनिमल से जब उन्होंने अपनी टेल जो है वो लूज़ करी तो क्या बने, इसको खाली टेल लूज़ करने में कितना 3 करोड़ साल लग गया था। तो उसमें एनिमल बने एप लाइक एनिमल जो अफ्रीका में रहते थे, उनका ब्रेन बड़ा होने लगा, वो अपने हैंड्स को अच्छे से हाथ उनके इम्प्रूव हो गए। फिर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ ईयर्स अगो गिबन्स और औरंग जो साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया की तरफ आ गए, उन्होंने अपने हाथ यूज़ करना शुरू किया फॉर ईटिंग एंड वर्क पर्पसेस, और उनको हम बोलते हैं गिबन एंड औरंगुटन। उनका जो इवोल्यूशन है वो बाद में 2 पार्ट में स्प्लिटेड है, क्योंकि जो साउथ और नॉर्थ एशिया में आए उनको अलग हम लोग पढ़ेंगे, और जो गोरिल्ला और चिंपैंजीज आए उनको हम लोग अलग पढ़ेंगे। गिबन और औरंगुटन से ह्यूमन इवॉल्व नहीं हुए, इसलिए हम उसको आगे इसका लिंक है ही नहीं। गोरिल्ला और चिंपैंजी से हुआ है जो अफ्रीका में ही रुक गए थे, इसलिए वो आगे का जो लिंक है 4th वाले पॉइंट से वो यहाँ से चलेगा, जो अफ्रीका में रुक गए। तो उन्होंने लैंड्स पे लेना शुरू किया, उनकी लंबार बोन सीधी हो गई। लंबार बोन मतलब ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है, जो वो टेढ़ी होती है ना बंदरों में, तो वो सीधी हो गई और वो इरेक्ट पोस्चर में चलने लगे। फिर अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ ईयर्स अगो रैमापिथेकस नाम की स्पेशी एग्जिस्टेंस में आई, जो ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। इनका भी पोस्चर इरेक्ट था और हाथों का यूज़ अब ये ज़्यादा अच्छे से करने लग गए थे। फिर अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख ईयर्स अगो जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो एक स्पेशी एग्जिस्टेंस में आई। वो साउथ अफ्रीका में होते थे और इनकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई और ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कंपैरेटिवली अभी तक जो हमने जो पढ़े उनसे। फिर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 15 लाख ईयर्स अगो जो है वो स्किल्ड ह्यूमन डेवलप हुआ, जो चाइना और इंडोनेशिया वाले एरिया में रहता था। वो वॉकिंग ह्यूमन बोल सकते हो उसको, और वो उनका जो पोस्चर जो है वो काफ़ी डेवलप हो गया और ब्रेन जो है वो भी काफ़ी डेवलप हो गया था। फिर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ईयर्स अगो जो है वो क्रो मैग्नन मैन जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। जब तक उसने फायर डिस्कवर कर ली थी, वो होमोसेपियन ग्रुप का मेंबर था, यानी उसको वाइज मैन बोल सकते हैं, द फर्स्ट वाइज मैन बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी फास्ट हो गया। उसके बाद अगर हम अभी की बात करें 10,000 ईयर्स पहले से 400 साल पहले तक की, तो हम होमोसेपियन के जो स्पेशी का नाम है होमोसेपियन ह्यूमंस जो है वो,
और हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट किया, एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट की, मॉडर्न साइंस वगैरह पढ़ना शुरू किया, इंडस्ट्रीज़ वगैरह चालू की, और आप देख ही सकते हैं आप घर बैठे और मैं यहाँ आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसके पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। सो बाय बाय।